तो ये जो है एल बी, यहाँ से h की वैल्यू आ गई, h इज इक्वल टू एल बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड कर लेंगे, कितना होगा इस ट्रायंगुलर प्लेट का। ट्रायंगुलर प्लेट टोटल मास का हाफ है, तो दिस आई इज इक्वल टू एम बाई टू एच स्क्वायर का मतलब है एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम एच स्क्वायर बाई 6, तो ये हो जाएगा 1/6 एम एच स्क्वायर बाई 6। तो मास इस प्लेट का हो जाएगा हाफ, एच हो जाएगा एल बी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो एम एच स्क्वायर बाई 6। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटू 2 हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2i, तो आई की वैल्यू पुट करेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ये है आंसर। तो यहाँ 3 नहीं है। अब से एक लग रहा है ये छोड़ दिया होगा, ये छोड़ दिया होगा, मास जो है एम ले लिया होगा। सर वो एम तो होगा ना सर, वो रेक्टेंगुलर प्लेट में तो हम लोग मतलब ट्रायंगल दो ही ले रहे हैं, ऐसे कुछ था, पता नहीं। ये मास सर उसका वो हाफ हो एक, जाए, मास हाँ उसका सर ठीक है। मास हाफ हो जाएगा। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये एप्लीकेशन तो ट्रायंगुलर प्लेट मैक्सिमम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारा फाइंड कर लेंगे। कॉम्बिनेशन वाला है, ये कॉम्बिनेशन अलग अलग एक्सिस के अबाउट। इंक्लाइंड वाला जो है ये बता दिया है कि अगर रॉड इंक्लाइंड होगा तो वो ये कौन सी लेंथ लेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर बाई 3। ये जो है एम एल स्क्वायर बाई 3, एल कौन सा लेना है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो जाएगा एल साइन अल्फा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये सारे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं ये इसमें। ये सर रिमूव्ड मास में जैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करना है। रिमूव्ड मास केस में बस जो कैविटी है, जितना पोर्शन रिमूव्ड है उसके मास को फाइंड करना है कि ये कंप्लीट डिस्क है, इस कंप्लीट डिस्क में से ये पोर्शन जो है ये रिमूव किया जा चुका है। और रिमूव करने के बाद आफ्टर रिमूवल बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो मास गिवन है वो इनिशियल गिवन है या रिमूव करने के बाद। तो रिमूव करने के बाद मान लिया कि इसका मास है कैपिटल एम, तो सॉल्व करने का यही तरीका है कि इसको सुपर पोजिशन ऑफ टू मासेस देखना है, m1 और m2, सो दैट कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू वो हो कैपिटल M जो ओरिजिनल मास है। अब ये m1 माइनस m1 और m2 हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि ये सेम टाइप के मटेरियल से फिल किया गया है तो मास पर यूनिट एरिया सेम होगा। तो जो इनिशियल मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई ये एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 ये हो जाएगा 4/3। तो अब इस कंप्लीट करने के बाद जो प्लेट फॉर्म हो रहा है उस प्लेट का मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4m/3 m इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4m/3। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 इज इक्वल टू m माइनस 4m/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी m/3, ये हो जाएगा m/3 और ये हो जाएगा 4m/3। ये दोनों हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ये जो है इस कितना आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें पुट करेंगे m1 माइनस m2, तो इस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है उसी एक्सिस के अबाउट इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, तो m1 r1 स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क एंड टेंजेंट, तो ये -3/2
mr2 स्क्वायर। तो i1 माइनस i2 पुट करके इसका आंसर आ जाएगा कुछ 13/24 mr स्क्वायर। तो ये आंसर किसी को याद होगा, ठीक है। तो ये था रिमूव्ड मास के लिए। रिमूव्ड मास हम ऐसे फाइंड करेंगे, i1 i2 दोनों पुट करने के बाद ये 5/16 mr स्क्वायर आएगा। तो ऐसे फाइंड करेंगे रिमूव्ड मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो रिमूव्ड मास फिर से बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जो है इस पे ट्राई कर लोगे कि ऐसा प्लेट है, प्लेट के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। तो इसको जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स कंसीडर करेंगे, कंबाइन करने के बाद फिर ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे i1 i2, तो आ जाएगा डिजायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सिलेंडर वाला है जो बताया था कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड लाइक टर्म प्लस ये होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये हमारे 4 बेसिक वेरिएशंस हैं कि स्टैंडर्ड, पहला बेसिक रिजल्ट के बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट के बाद फिर उसके कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो एक लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आंसर दे देना है कि 4 स्फीयर्स कांटेक्ट में है। 4 स्फीयर्स कांटेक्ट में है। 4 स्फीयर्स कांटेक्ट में है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस पे। ये है सॉलिड स्फीयर है, ये जो है सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r है। ये x है, ये जो है y है, और इसके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है z। तो z को ऐसे क्रॉस से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो फाइंड करना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया xx, मोमेंट ऑफ इनर्शिया yy एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया zz। So 28/5 mr स्क्वायर, और वो दोनों x और y का, और z का 14/5 mr स्क्वायर। अच्छा है। 28 So 28/5 mr square, 28/5 mr square, 56/5 mr. 20 28/5 28/5, और ये तो सिंपल है, i z z इज इक्वल टू i x प्लस i y y नहीं सर, ये 3D अब है। ये कौन बोला? विश्वजीत। जी। चलो कम से कम देख तो पा रहे हो। तो फिर 56 बताया इसने, 56 नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। 3 डायमेंशनल के लिए नहीं वैलिड है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सॉलिड स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है। सॉलिड स्फीयर, क्यूब, हॉलो स्फीयर, इसके लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा
तो यहाँ से एक तो फाइंड कर सकते हो, जो एक्स एक्स होगा जैसा एक्स एक्स होगा वैसे ही वाई वाई होगा। तो एक्स एक्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट जानते हो, ये तो कितना होता है 2/5, 2/5 प्लस एम आर स्क्वायर। तो 2/5 एम आर स्क्वायर, आई एक्स एक्स लिख लेते हैं, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एम आर स्क्वायर, और ऐसे ऐसे सारे रॉड के लिए सेम है, इंटू 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 28। जैसा एक्स वैसा ही वाई। जेड के लिए सबसे पहला पॉइंट ये यूज नहीं करना है कभी भी, इमोशनली हमेशा आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड है। बस एक चेक दिमाग में रखना है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो अब z के लिए कैसे फाइंड करेंगे, z के लिए नॉर्मल तरीके से फाइंड करेंगे। नॉर्मल तरीका ये z है ऐसे, तो z से एक स्फीयर का हमें पता है ये 2/5 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करेंगे। तो कोई स्फीयर है, इस स्फीयर से z जहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे z जहाँ पे लोकेटेड है, ये है r, ये है r, ये कितना हो जाएगा √2r। तो z से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √2r। आई जेड जेड, आई जेड जेड इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू √2r का होल स्क्वायर इंटू 4। तो ये 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस 12, 12 इंटू 4 48। तो ये हो जाएगा 48 एम आर स्क्वायर, 48/5, ठीक है, 56 नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजन थोड़ा सा चेक रखना है। नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क जो है, टॉर्क के लिए सब पॉइंट हैं। टॉर्क जो है वो एक्सियल वेक्टर है, ये जो है एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, हमेशा जो है एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड होता है। ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा, या अबव या बिलो। ये जो है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तो ट्रांसलेशन में जो फोर्स का पर्पस होता है वहाँ पे रोटेशन में टॉर्क का होता है। अब टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है, टॉर्क अबाउट पॉइंट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये है टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट पॉइंट। तो अगर हमें क्या करना है कि किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है। जैसे मान लो कि यहाँ से दिया हुआ है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, और टॉर्क एक्ट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स है I प्लस जे प्लस के न्यूटन, ये फोर्स वेक्टर है, और जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो है 4 5 6। तो हमारे डेफिनेशन में जो टॉर्क फाइंड करेंगे अबाउट दिस है, तो वो पोजीशन आर कौन सा वेक्टर होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। टॉर्क इज इक्वल टू दिस आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर वेक्टर फाइंड करने के लिए हेड माइनस टेल 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3i 3j 3k क्रॉस एफ, मतलब i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड कर देंगे, ये आ जाएगा टॉर्क। तो बस ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ से होगा। अब छोटे छोटे पॉइंट्स की टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। आर एफ के परपेंडिकुलर होगा। वो कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड या क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर, और सेकंड की तरफ फिंगर कर्ल करना है, तो फर्स्ट की तरफ फिंगर, ये फिंगर पॉइंट आउट करेगा, और सेकंड की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल कर्ल करेंगे। तो हैंड को जब कर्ल करेंगे तो थंब पॉइंट आउट करेगा इनटू द प्लेन। तो ये जो टॉर्क है किधर होगा, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को डिनोट करेंगे क्रॉस से। तो बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ से ये चीज़ है कि टॉर्क जब परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा में मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये आर वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, ये एंगल था उसका थीटा, यहाँ से ये था फोर्स वेक्टर, ये था एंगल थीटा। तो ये एंगल अगर यहाँ पे ऐसे थीटा है,
इसको एक्सटेंड किया, ये थीटा है, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा क्या है? फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही टॉर्क फाइंड करते हैं। तो टॉर्क अगर कई सारे क्वेश्चन में हम आर इंटू एफ परपेंडिकुलर कर देते हैं, या यहाँ से देखेंगे कि अगर यही डिस्टेंस हम फोर्स को ना रिजॉल्व करके डिस्टेंस को रिजॉल्व करें, तो फोर्स को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इसको ही हम ऐसे बोल देते हैं कि या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कर देंगे, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो आर एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, दोनों तरीके से कर सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो भी टॉर्क हमें लेना इजी हो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अगर अप्लाई कर रहे हैं। अब एक पॉइंट इसमें ये है कि टॉर्क अबाउट एक्सिस एंड टॉर्क अबाउट पॉइंट, ये दोनों अलग अलग है। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, स्टेटमेंट में आ सकता है। टॉर्क अबाउट एक्सिस वर्सेस टॉर्क अबाउट पॉइंट। जैसे सीधा सीधा देखो, प्रोजेक्टाइल है एक, प्रोजेक्टाइल है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कौन सा? एक्स वाई जेड जो है वो एक्स वाई सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कौन सा? वाई जेड। ये जो है वाई जेड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सॉरी एक्स जेड, ये है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जेड एक्स, और ये है वाई। एक प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऐसा प्रोजेक्ट किया थीटा, तो ये जो है ऐसे, अब हमें फाइंड करना है कि मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो हमें फाइंड करना है कि टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस एंड टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस, ये फाइंड करना है। तो यहां से देखो टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट कितना टॉर्क होगा, तो यहां से जो पोजीशन वेक्टर होगा, यहां से किसका किसका टॉर्क? टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, mg का टॉर्क, mg का टॉर्क हमें फाइंड करना है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये है mg। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स है r परपेंडिकुलर इनटू फोर्स कर लेते हैं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के लाइन को हम बढ़ा देते हैं, और वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? रेंज बाई 2। तो जो टॉर्क अबाउट ओरिजिन हो जाएगा, टॉर्क अबाउट ओरिजिन का मैग्नीट्यूड mg इंटू आर बाई 2। किस सेंस में होगा? इसके अबाउट ये जो फोर्स है वो किस सेंस में रोटेट करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट कराना चाह रहा है, तो क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस का मतलब इनटू द प्लेन क्या होगा? इनटू द प्लेन वो हो जाएगा माइनस के, तो हम इसको लिख लेंगे माइनस के का टॉर्क अबाउट हो। अब टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगा? टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस या टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, बताओ। कोई आंसर? टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। यहां से देखो, अगर मान लो कि ये क्या है, ये देखो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों के लिए सेम चीज है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम टाइप की है, आर क्रॉस पी और यहाँ पे आर क्रॉस एफ। अब इसमें टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, जैसे कि हमने पॉइंट पे फाइंड किया, जैसे मान लो कोई ये पूछता कि टॉर्क अबाउट पॉइंट दिस पॉइंट, जो कि जस्ट इसके नीचे है, इस पे क्या बताते हैं? टॉर्क अबाउट पॉइंट इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो आर क्या हो जाएगा? 0, तो टॉर्क 0 होगा। तो इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट पी इज 0। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट तुमको दे सकता है कि टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अलोंग एक्स एक्सिस या अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट और वेरिएबल। तो ये बात समझ में आ रही है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट पॉइंट
ये आ रहा है टॉर्क, बट पी पॉइंट ले रहे हैं तो ये आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे ही तो दोनों पॉइंट हैं, एक्स एक्सिस पे ही दोनों पॉइंट हैं और दोनों का टॉर्क अलग अलग है। तो इसमें सिंपल बेसिक ऐसे समझना है कि जैसे मान लो कोई भी फोर्स अगर एक्सिस के थ्रू जाता है, जिस लाइन को अगर कट कर रहा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो ये डोर का हिंज है, ये जो है हिंज सपोर्ट है उसका, ये डोर है, डोर है ऐसे। अब मान लो कि ये ऐसे यहाँ पे हिंज है और ये जो है ऐसे रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे। तुम मान लो ऐसे ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हो, तो क्या इसका रोटेशन होगा? इसका रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस नहीं है। अगर हमें रोटेशन कराना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क होना चाहिए। ठीक है, सुन रहे हो? क्यों? सर। हाँ ज्यादा तो सर। हाँ ठीक है, यस सर। ये पॉइंट आ सकता है और ये चीज जो है तुम समझ सकते हो, इसके लिए इसलिए जो है तुमको समझाया जा रहा है। ये जो है पॉइंट, यहाँ से फोर्स हमने अप्लाई किया, तो फोर्स तो अप्लाई किया। अब ये पॉइंट देखो, ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, टेंशन में मत आना, ये एक्सिस है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी है और ये है एक्सिस। टॉर्क अबाउट पी क्या है? जैसे मान लिया ये 2 मीटर है, तो क्या टॉर्क अबाउट पी है? हाँ, टॉर्क अबाउट पी तो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो अगर हम देखेंगे, चेक करोगे, तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, इनटू द प्लेन, तो ये होगा इनटू द प्लेन। तो जो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस टॉर्क का इस एक्सिस के अबाउट कोई कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है। अगर यही फोर्स हम ऐसे अप्लाई करते, सपोज करो क्रॉस अप्लाई करते इस डोर पे, तो इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क होता? मान लिया कि ये भी 2 मीटर का है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 8 न्यूटन मीटर आता। और उसकी डायरेक्शन क्या होती? इस पॉइंट के अबाउट हम देखते तो सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे होता है, ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अप द प्लेन। अब तो पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है उसका कंपोनेंट एक्सिस के अबाउट भी है, इसीलिए वो रोटेशन हो रहा है। तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने के लिए उसके अबाउट टॉर्क होना चाहिए, बट वो टॉर्क हम कैसे फाइंड करेंगे? उस एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट फाइंड कर लेंगे, उसके अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे और उस टॉर्क का कंपोनेंट उस एक्सिस के अबाउट ले लेंगे, तो हो जाएगा। कुछ समझ पाए? पॉइंट नहीं, अब से एक तो कंफ्यूज हो गया होगा क्या चल रहा है, ये अबाउट पॉइंट, अबाउट एक्सिस, चल क्या रहा है ये सब? इसमें चल ये रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि टॉर्क अबाउट पॉइंट हो सकता है, बट टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो टॉर्क का कंपोनेंट उसके अलोंग ना हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओरिजिन लिया है, जो ये प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है, इसमें ओरिजिन जो है, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क है, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है। एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है क्योंकि कभी भी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को फोर्स इंटरसेक्ट करेगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। जैसे मान लो दरवाजे को कोई ऐसे पुल कर रहा है, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर फोर्स पास करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसका रोटेशनल इफेक्ट 0 रहेगा, रोटेट ही नहीं करेगा। तो टॉर्क कब कब 0 होगा? जब आर और एफ पैरेलल हो, आर और एफ पैरेलल हो, या फिर ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, फोर्स जो है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो कोई रोटेशनल इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन में देखेंगे तो यहाँ पे ये mg जो है इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा। अगर दूसरे केस में उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा जिस एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये डोर में ये एक्सिस है और उस एक्सिस पे फोर्स अप्लाई हुआ है, जो फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, ये फोर्स जो है एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डोर रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि हिंज
उस तरीके से ये फ्री नहीं है रोटेशन के लिए। ये जो हिंज है इसके अबाउट ये फ्री नहीं है रोटेशन के लिए। अगर ये फ्री होता तो ये ऐसा रोटेट करना चाहता बट रोटेट नहीं कर पाएगा। तो किसी भी फोर्स का टॉर्क जीरो है, तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, टॉर्क जीरो है अगर वो फोर्स पैरेलल टू एक्सिस है, अगर वो फोर्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, दोनों केस में जीरो है होगा। बट ऐसे केस में अगर कोई पूछेगा कि क्या टॉर्क अबाउट किसी पॉइंट भी जीरो होगा, नहीं, टॉर्क अबाउट पॉइंट हो सकता है बट टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉइंट के अबाउट टॉर्क का कंपोनेंट एक्सिस के अबाउट आना चाहिए, तब तो कुछ टॉर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि अगर हम mg को एक्सटेंड करेंगे तो वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए उसका जीरो होगा, और यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए टॉर्क जीरो होगा। तो टॉर्क अबाउट x एक्सिस इज जीरो, टॉर्क अबाउट y एक्सिस इज जीरो, और टॉर्क अबाउट z एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट हमें पॉइंट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, वही अप्रोच ले लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके अबाउट टॉर्क फाइंड करते हैं और उसका कंपोनेंट एक्सिस के अबाउट देख लेते हैं। तो ओ के अबाउट जो कंपोनेंट है वो तो के अलॉन्ग ही है, तो यही क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट, ये हो जाएगा -mgr/2। कुछ समझ पाए अभिषेक मिश्रा? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, पहले हम टॉर्क अबाउट पॉइंट फाइंड करते हैं और उस पॉइंट का जो है कंपोनेंट लेते हैं एक्सिस के अबाउट, तो उसे हम एक्सिस का निकालते हैं। एक्सिस के केस में हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा कब, अगर फोर्स पैरेलल हो या फोर्स उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, बस इतना है। तो ये आर क्रॉस एफ का एप्लीकेशन है, ये जो है आर क्रॉस एफ वाला एप्लीकेशन है। आर क्रॉस एफ का एप्लीकेशन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, वहाँ से वही कोऑर्डिनेट गिवन है, और यहाँ से फोर्स है, ये बेसिक है कि एम जी, ये 10 न्यूटन अलग अलग है। तो हमेशा जो है आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर का ये एप्लीकेशन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये वही है कि टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट बी, ये सब फाइंड करना है। तो आर क्रॉस एफ हर जगह से किया हुआ है। आर क्रॉस एफ तो अलग अलग पॉइंट पे जब वो है तो उसका टॉर्क फाइंड किया है, उसका डायरेक्शन को आई और जे से डिनोट किया है। अब इसमें एक जो है फोर्स कपल की प्रॉपर्टी है। फोर्स कपल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसमें जो है क्विकली जो है रिजल्ट बता दूंगा। क्या रिजल्ट है कि अगर हम किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं, जैसे ए के अबाउट फाइंड करें, बी के अबाउट फाइंड करें, सी के अबाउट फाइंड करें या डी के अबाउट फाइंड करें, हर केस में टॉर्क सेम होगा। ठीक है, ऐसा तभी होता है जब नेट फोर्स जीरो होता है, और नेट फोर्स जीरो होता है तो उसको हम कभी कभी गलती से क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम। फॉर द चेक, मान लो हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ए के अबाउट हम चेक करते हैं तो दोनों फोर्स का टॉर्क फाइंड करेंगे। ये हम डिस्टेंस सेम ले लेते हैं, मान लेते हैं ए है। टॉर्क अबाउट दिस फोर्स, अब टॉर्क का सेंस पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो जनरल कन्वेंशन क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, मान लो फोर्स है एफ, तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू एफ इंटू ए, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो प्लस हो जाएगा। और ये क्या होगा क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू थ्री ए, तो ये हो जाएगा -2fa। टॉर्क अबाउट बी, मान लो टॉर्क अबाउट बी इस फोर्स का जीरो हो जाएगा और इस फोर्स का होगा, कितना हो जाएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में, वो क्या आ जाएगा -2fa। तो ये दोनों सेम होंगे,
ये दोनों सेम होंगे। ऐसा कब होगा हमें कैसे पता चलेगा? कभी भी अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट सेम। ऐसी सिचुएशन कहाँ आती है? ऐसी सिचुएशन हमारे डाइपोल में आती है। याद करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था तो यहाँ पे प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, या मैग्नेटिक डाइपोल में आता है, बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें भी जो है नॉर्थ साउथ। तो कोई डाइपोल होगा तो जो डाइपोल का हम टॉर्क लिखते हैं ना, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी या पी क्रॉस ई या पी क्रॉस ई, ये जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम है। किस पॉइंट के अबाउट? कोई बोलेगा इस पॉइंट के अबाउट डाइपोल का टॉर्क क्या है, सेम। इस पॉइंट के अबाउट डाइपोल का टॉर्क क्या है, सेम। लेकिन अगर इतने टॉर्क से हम इसको इसके अबाउट फिक्स कर देंगे तो इसके अबाउट रोटेट करेगा। देखो, इसका रोटेशन किसके अबाउट होगा? अगर हम इसको देखते हैं तो किसी भी डाइपोल में नेट फोर्स जीरो होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है, इसलिए उसका नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम। तो अगर डाइपोल है तो डाइपोल में किसी भी पॉइंट के अबाउट ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, इसके अबाउट टॉर्क है, इसके अबाउट टॉर्क है, इसके अबाउट टॉर्क है, दोनों के अबाउट, सबके अबाउट टॉर्क सेम है, पी क्रॉस ई, टॉर्क सेम है, वो है पी क्रॉस ई। बट वो रोटेट किसके अबाउट करेगा? अगर ये मान लो फ्री है तो किसके अबाउट रोटेट करेगा? फ्री होने पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। फिक्स अगर कर देंगे तो जिस एक्सिस के अबाउट फिक्स करेंगे उसके अबाउट रोटेट होगा। मान लो मिड पॉइंट से फिक्स कर दिया तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, अगर इसके अबाउट फिक्स कर दिया तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। किस टॉर्क से? इसी टॉर्क से। तो ये एक प्रॉपर्टी है फोर्स कपल की। फोर्स कपल क्या है? व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, then torque about any point on the object will be same। तो इस पॉइंट का हम फायदा लेते हैं कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो सीडीवीडी वाला, लेडर वाला, कि लेडर जो है रेस्ट कर रहा है इसके अगेंस्ट। लेडर का क्वेश्चन एचसी वर्मा में रोटेशनल में 3-4 क्वेश्चन है लेडर के। और डोर का क्वेश्चन जितने भी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है, डोर का क्वेश्चन है, ये जो है प्लैंक पे मास वास वाले क्वेश्चन है, जितने भी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है, उस इक्विलिब्रियम, सारे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स जीरो का हम ये फायदा ले सकते हैं कि जब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है तो हम वो पॉइंट ले लें जिससे हमारा कैलकुलेशन कम से कम हो। तो कम से कम कैलकुलेशन के लिए मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट अगर सेलेक्ट कर लिया तो इस पॉइंट के सेलेक्ट करने से एडवांटेज क्या मिला कि इसका फोर्स टॉर्क जीरो हो जाएगा, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही का लिखना पड़ेगा। तो इसमें एक थंब रूल बना सकते हैं, कौन सा पॉइंट लेंगे? वो पॉइंट लेंगे जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स पास करे, उसके अबाउट हम टॉर्क बैलेंस कर देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो लेडर है, लेडर वाले में ये वॉल स्मूथ है और ये ग्राउंड रफ है, तो यहाँ से ऐसे फ्रिक्शन, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ से एमजी ऐड करता है। अब मान लो हमें टॉर्क बैलेंस करने की नौबत आई तो कौन सा पॉइंट प्रिफर्ड है? अगर यहाँ ये पॉइंट लेंगे टॉर्क बैलेंस करेंगे तो 4 फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा, ये लेंगे तो एक ही फोर्स का टॉर्क जीरो होगा, अगर ये पॉइंट ले लेते हैं तो 2 फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 5 कंक्लूजन है, उसको समराइज कर दे रहा हूँ। अगर नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट सेम। अगर फोर्स कपल है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो उसका टॉर्क फाइंड करने के लिए सीधे सीधे हम कर लेते हैं फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितना हो जाएगा? 2a, जो कि आ रहा है, सेंस है इसका क्लॉकवाइज इसलिए माइनस। तो ये फोर्स कपल का टॉर्क हो जाएगा, वो हर सिचुएशन में वो सेम हो जाएगा। ठीक है, हर सिचुएशन में सेम होगा। अब इसका कैलकुलेशन में हम लोग फायदा लेंगे कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क वो पॉइंट ले लेंगे जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये सारा पॉइंट, ये वही सारा पॉइंट लिखा हुआ है कि ABC के अबाउट कैलकुलेट किया है, फिर ये सब किया है, और उसके बाद फिर हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। अगर करना है तो HCV में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से जो सेकंड लास्ट पेज पे लैडर वेडर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे। ऐसे 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 वाला दिया हुआ है, यहाँ रेस्ट कर रहा है अल्फा, वो फाइंड करो। डोर का 2 क्वेश्चन है,
वो डोर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, या जो भी वो फिजिक्स फॉर ऑल है जहाँ से भी है। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये टार्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब कर लेंगे जल्दी जल्दी। और कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे, कोई क्वेश्चन का डाउट होगा तो पूछोगे, टार्क और एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद फिर नेक्स्ट में ये सब रोलिंग वोलिंग कुछ स्पेसिफिक अगर पॉइंट इसमें है जो चीज़ करना है तो वो बता दोगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, सर चलो हाँ बताओ। नहीं मैं यस बोल रहा था, क्या आप बोल रहे, मैं यहाँ समझ गया था। अच्छा हाँ ठीक है भाई, बाय बाय, बाय सर लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है? चलो गुड नाइट। गुड नाइट।